प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्लाह खान हूँ। शंघाई ताउन तंजीम का बहुत ही अहम इजलास पाकिस्तान में शुरू हो गया है। अगरचे इसका बाकायदा आगाज तो कल होगा, लेकिन आज बहुत अहम एक्टिविटीज शुरू हो गई है। मंदोमीन पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इसमें वज़ीर आज़म खास तौर पर रूस और चीन के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं और एक बहुत अहम एजेंडे पर इस मरतबा बात होने जा रही है। पाकिस्तान के लिए कई हवालों से ये इसकी मेजबानी बहुत अहम है। अब जहां एक तरफ रवाबित को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, वहां पूरी दुनिया की नजरें कुछ खास वजूहात की बिना पर इस इजलास पर लगी हुई हैं और इस इजलास पर खास नजरें बेस्ट की लगे होने की कुछ वजूहात भी हैं। और वो ये है कि इसमें ज्यादातर वो ममालिक शामिल हैं जो प्रो वेस्ट नहीं समझे जाते हैं, यानी जिनका जो रुख है वो चाइना और रूस की तरफ है, सिवाय आप कह सकते हैं कि भारत के, या ज्यादातर आप ममालिक कह सकते हैं कि जो है वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जिसको खास अंदाज में वेस्ट जरूर देखना चाहेगा कि इस इलाकाई तंजीम में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है, उसके इजलास में होता क्या है। तो इसके इकोनॉमिक पहलू भी हैं, इसके सिक्योरिटी के पहलू भी हैं, इसके ट्रेड के हवाले से भी इससे बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। तो तमाम चीजों में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद साहब मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, खुशामदीद कहते हैं। नगमाना हाशमी साहब मौजूद है, आप भी साबिक सफीर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ही देर में हमें एक और मेहमान भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरा इस पर डिस्कशन कर सकें। पहले तो नगमाना हाशमी साहबा, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इस इजलास की क्या अहमियत, और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त में क्या अहमियत है। इसमें भारत की शिरकत भी है, अगरचे मोदी खुद नहीं आए हैं लेकिन जयशंकर आए हैं, भारत की शिरकत भी हुई है, रूस और चीन के वज़ीर आज़म आए हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसकी इस वक्त क्या खास अहमियत है? शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, एससीओ को थोड़ा सा ज़रा बेहतर समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को, क्योंकि इसमें जो कोर स्टेट्स हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी वो चीन और रूसी हैं और बाकी लोग फिर इसमें ज्वाइन हुए हैं। ये शंघाई 5 कहलाता था और अब ये पूरे यूरेशिया को रिप्रेजेंट करता है और ये बिल्कुल एक सिंबल है ऑफ द जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा खिता है। ये पूरी दुनिया का 40% कम से कम जीडीपी जो है वो इन ममालिक के आपस में इनके दरमियान है। और ये जो इस दफ़ा हमें चेयरमैनशिप मिली है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की समिट की मेज़बानी करने की, ये रोटेटिंग बेसिस पे मिलती है और इस दफ़ा ये बहुत अहम है क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी फ्लक्स में है और काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात की जद में है। और इस वक्त चीन भी बहुत उभर के, ये चीन उस वक्त का नहीं है 2001 का जब इस एससीओ की बुनियाद रखी गई थी। अब चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। रशिया भी अब आपने देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बन के निकला है और बाकी इंडिया की अपनी भी अहमियत है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो इसकी अहमियत है उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं अर्ज करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि जब ये सब ममालिक इस वक्त पाकिस्तान आए हैं और तो ये बड़ा एक पॉलिटिकल सिग्नल जाता है, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल जाता है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूरेशिया का मुल्क है, बल्कि ये एक कलीदी मुल्क है और ये एक कनेक्टिविटी है बिटवीन वेस्ट एशिया और साउथ एशिया। तो दूसरा मैसेज इसमें ये जाता है कि पाकिस्तान इज़ ओपन टू बिजनेस। अब देखिए, रशिया से जो डेलीगेशन आया है उसमें तकरीबन 76 लोगों का वो डेलीगेशन है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बिजनेसमैन की भी है। इसी तरह आप देखिए, चाइना का बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है और ना सिर्फ एससीओ के लिए आया है बल्कि बायलैटरल विजिट भी हुआ है, जिसमें आपने खुद देखा कि कल
बहुत अच्छे मुआहदों पे दस्तखत हुआ, और जितनी भी ये एक हाइप क्रिएट की हुई थी, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था वेस्टर्न मीडिया में भी, कुछ लोग हमारे यहाँ भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे कि जी बस चीन जो है उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया है और हालात ख़राब हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो इन मफरूजात से बहुत आगे की दोस्ती है, और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और खित्ते के जो हालात हों और दुनिया के जो हालात हों उनसे इस दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ता, और बल्कि बिल्कुल सही है नगमाना साहबा। अब इसके कुछ और पहलू हैं, जरा उस अगर आप इजाजत है तो मैं इसके लिए वापस आपके पास आता हूँ, लेकिन अभी जो आपने बहुत अहम मौजूद छेड़ दिया वो ट्रेड का है कि आप इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने कहा कि 40% है ये दुनिया की जीडीपी का जो इस रीजन में ये जो ममालिक हैं ये उस पर फॉल करते हैं। लेकिन मैं जमील अहमद साहब ये बताइए कि अब इसमें रशिया यानी 3-4 मुल्क तो ऐसे हैं जो यूएस सैंक्शंस का शिकार हैं, जिसमें रशिया भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें बेलारूस भी है। ये तो बराह रास्त यूएस सैंक्शंस का शिकार है, और फिर चाइना के हवाले से भी यूएस क्या समझता है या किस तरह की राय रखता है वो भी हमें मालूम है, और सिपेक के हवाले से अमेरिका की क्या राय है ये भी हम जानते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको अमेरिका कितने गौर से देख रहा होगा कि ये सारे ममालिक जो उस तरह से वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है, उसको वो आपस में बैठ के ट्रेड के हवाले से अब क्या कर रहे हैं, और खास तौर पर जब हम डॉलर के मुतबादल को भी डिस्कस कर रहे हो तो अमेरिका और वेस्ट इसको कैसे देख रहा होगा? जी जाहिर है अमेरिका और वेस्ट तो इसको चैलेंज के तौर पर देखता है ना, क्योंकि अमेरिका इसको इस तशवीश की निगाह से इसलिए देखता है कि अमेरिका का एक पूरा हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है एशिया में, और वो इन्फ्लुएंस अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका देख रहा है कि अगर इसी तरीके से एससीओ के हवाले से या स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के हवाले से, या जो अलाइनमेंट चाइना के साथ इस वक्त हो रही है बीआरआई के हवाले से, तो वो तमाम के तमाम कन्वर्ज होती हैं एक बात पर कि चाइना मायशी तौर पर तो पहले से ही मजबूत हो गया है, यानी कि 2010 से वो दुनिया के सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 2013 से वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है, 17.6 की ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। तो वो तो दिन ब दिन वो तरजीहात लेता जा रहा है अपने ट्रेड पर और अपने इकोनॉमी पर, और वो दिन दूर नहीं कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगा वो, यही तशवीश है। और दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया जो रशिया और चाइना इनकी हम आहंगी होती जा रही है, इनकी न सिर्फ ट्रेड के में बल्कि जो अस्करी मामलात में भी जो इनकी हम आहंगी हो रही है, वो स्पेस में जो इनकी तरक्की हो रही है, स्पेस में रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है, स्पेस में जो वेपनाइजेशन की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो इससे तशवीश है। अब आ जाते हैं कि ये पूरा ब्लॉक माफ कीजिएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक अगर इनके साथ मुंसलिक होके और आपस में ट्रेड करता है, आपस में हम आहंगी करता है, तो इसमें एक सिक्योरिटी का स्पेक्ट्रम है, इसमें एक टेररिज्म का स्पेक्ट्रम है। आर्टिकल 6 एससीओ के आर्टिकल 6 के मुताबिक वो आपस में इसके भी मरबूत तरीके से तमाम ममालिक मिलके नबर्द आजमा होना चाहते हैं टेररिज्म से। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो अमेरिका को तशवीश ज्यादा जो है वो यही है कि जब ये ब्लॉक मजबूत होगा तो इनका इन्फ्लुएंस एशिया में मजबूत बढ़ेगा, और जब इनका इन्फ्लुएंस एशिया में बढ़ेगा तो जाहिर है कि वेस्ट का यानी कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि वेस्ट से अब जो ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ ये ट्रांजिशन हो रही है, और इस ट्रांजिशन में जाहिर ट्रिक्शन है, और ट्रिक्शन का आप शाखसाना देखते हैं जो कि आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हवाले से देखते हैं, और आपने खुद ही तो जिक्र कर दिया ये सैंक्शन रशिया के खिलाफ, ये सैंक्शन ईरान के खिलाफ, ये सैंक्शन चाइना के कुछ कंपनीज के खिलाफ, ये सैंक्शन हमारी भी कुछ कंपनीज के खिलाफ। तो ये जो सैंक्शंस हैं ये मजीद एक्सेलरेट कर रही हैं, मजीद इसकी रफ्तार को तेज कर रही हैं कि ये तमाम ममालिक यकजा होकर अपनी ट्रेड, कॉमर्स और अपनी सिक्योरिटी, पीस जो कि हिस्सा है, जो कि चार्टर का हिस्सा है एससीओ का। और मैं यहाँ एक चीज का तस्करा करता चलूं
कि एससीओ मौरिजे वजूद में आई यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत, और इसकी रजिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 102 के तहत यूनाइटेड नेशंस में है। इन अदर वर्ड्स एससीओ भी यूनाइटेड नेशंस की पार्टनर है, जिस तरह ईयू है, जिस तरह अफ्रीकन यूनियन है। तो इसकी एक अपनी एक इंटरनेशनल कानून में भी अहमियत है, लेकिन अमेरिका को तशवीश जिस बात का मैंने जिक्र किया वो है, और सबसे अब ज्यादा अगर इसको गहराई में जाते हैं तो अमेरिका को तशवीश ये हो रही है कि चाइना और रशिया मिलके अब तकरीबन वो जल्द पैरेलल आ जाएंगे अमेरिका के मिलिट्री माइट के, तो वो भी साथ में, क्योंकि याद रहे कि जो आप मईशत के लिए में जो ममालिक तरक्की करते हैं, उन्हें अपनी उस तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए, उस मईशत की समत को बरकरार रखने के लिए, उस हजूम को, उस हुजम और उस तमाम जो असर उनका बढ़ता है जैसे BRI का है, तो उस असर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अस्करी लिहाज से भी मजबूती हासिल करनी पड़ती है। इसीलिए चाइना और रशिया मिलकर बहुत तेजी से अपने अस्करी मामलात को मजबूत कर रहे हैं। आ जाते हैं पाकिस्तान इसका होस्ट है। पाकिस्तान इस मल्टीलैटरल, तो मैं एक ज़िमनी सवाल इसमें ये करना चाह रहा हूँ, फिर पाकिस्तान के इसमें पहलू पे भी आ जाते हैं, लेकिन आपने चूंकि जिक्र कर दिया खुद ही इसके जो अस्करी पहलू हैं या अस्करी ताउन के जो पहलू हैं, मुस्तकबिल में हम ये भी बात करते हैं कि नेटो जैसी कोई फोर्स भी क्या ये बन सकती है या इलाकाई सतह पर उस कॉन्सेप्ट के तहत इसको डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मैं उससे पहले जिक्र करना चाहूंगा इंडिया का, क्योंकि हम इंडिया की ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ है और इंडिया को समझा भी जाता है कि ये प्रो अमेरिका है, या इस रीजन में अमेरिका के साथ उसके जिस तरह के ताल्लुकात हैं शायद वो किसी और मुल्क के साथ उस तरह के नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इंडिया जो है ये चूंकि शंघाई ताउन तंजीम का भी हिस्सा है और इस खित्ते में बैठकर अमेरिका के मुफादात समझा जाता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, तो उसकी शिरकत को कैसे आप देखेंगे? जी, इंडिया की शिरकत, देखिए दो बातें इसमें हैं कि हर मुल्क का ये एक सॉवरन हक है और उसका इस्तेहकाक है कि वो दूसरे मुल्कों से बराबरी किया जिस तरह भी अपने मरासिम रखना चाहे रखे, लेकिन वो मरासिम किसी और के कॉस्ट पर नहीं हो। मिसाल के तौर पर एससीओ के कॉस्ट पर नहीं हो। अगर एससीओ को उससे कोई नुकसान पहुंचता है तो जाहिर है एससीओ उसको पसंद, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उसको पसंद नहीं करेंगे और उसका क्लाज मौजूद है कि किस तरह फिर जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन वो नौबत इसलिए नहीं आएगी कि इंडिया की इस वक्त जो वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम, वो चाइना के साथ तकरीबन 125-135 बिलियन के करीब है, और ये जो ट्रेड के जो बंधने बंधे हुए हैं, और इंडिया जब चाहता है कि वो इस खित्ते में या दुनिया में अपनी तरक्की को डबल डिजिट पर प्रोग्रेस करता रहे, तो उसे यहाँ से फायदा नजर आ रहा है, तभी वो है। अब रहा सवाल कि इस फायदे के साथ साथ वेस्ट के साथ कितना वो चल सकता है, जाहिर है ये पूरे एससीओ मेंबर्स को पता है कि इंडिया ने जो अपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ये सारे वेस्ट को पता है कि उसमें डिफेंस का एक लॉजिस्टिक और का भी एग्रीमेंट है, तो लिहाजा वो तो भारी भरकम पड़ता है इस खित्ते के लिए। लेकिन सो लॉन्ग एज ये इंडिया वो किसी किस्म का नुकसान की बात नहीं करता इस फोरम पर, तो उसको इसी तरीके से देखा जाएगा, उसी अच्छे से देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल तशवीश तमाम मेंबर ममालिक को रहेगी इसमें। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चाइना और अमेरिका कंटेनमेंट पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन उनकी ट्रेड तकरीबन 600-650 बिलियन की ट्रेड है आपस में, और चाइना की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि ट्रेजरी बिल के खरीदारी के हिसाब से ये अमेरिका में है। तो जहां एक तरफ मईशत में काफी चीजें जुड़ी हुई हैं, वहां दूसरी तरफ कंपटीशन है, और कंपटीशन की वजूहात मैंने आपको बता दी कि कंपटीशन की वजूहात ये है कि अमेरिका साथ साथ ओकास बना लेता है, अमेरिका साथ साथ न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन छोड़ देता है स्टेट ऑफ मलाका के नजदीक। तो जाहिर है चाइना, और फिर जब अमेरिका उसकी इतनी हाई पावर्ड डेलीगेशन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन, उधर से वो अपने स्पीकर को भेज देते हैं उस डिस्प्यूटेड खिते में, ताइवान जिसका नाम है, तो जाहिर है चाइना के लिए उसमें तशवीश की बात है। ये वही बात हो गई कि रशिया जिस तरह
अमेरिका को वार्न करता रहा, नेटो को वार्न करता रहा कि आप हमारे दरवाजे पर ना आओ। आपने हमसे वादा किया था 1992 में कि आप नेटो में इन ममालिक को, ईस्टर्न यूरोप को शामिल नहीं करोगे। आप इसको यके बाद दीगरे कर रहे हो। यूक्रेन इज आवर रेड लाइन। इसी तरीके से चाइना के लिए ताइवान रेड लाइन है, और जो स्टेट ऑफ मलाका में जो वेपनाइजेशन हो रही है, जो वहां की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है चाइना के लिए, तो उस कंपटीशन को देखते हुए चाइना ने हम आहंगी कर ली है। ताल्लुकात, आपने जो ताल्लुकात का जिक्र किया कि एक तरफ एक ट्रेड का रिलेशनशिप है अमेरिका और चाइना के दरमियान, चाइना और इंडिया के दरमियान, वहीं पर नगमाना हाशमी साहिबा, वहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि सद मेरी बहरहाल इन मुल्कों के यानी चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड के वॉल्यूम, इतने बड़े वॉल्यूम के होने के बावजूद एक सद मेरी तो ताल्लुकात में रहती है। लेकिन जैसा कि मैं इंडिया का जिक्र कर रहा था, मैं चाहूंगा कि आपकी भी इस पर राय आ जाए कि इंडिया जो है वो जाहिर है उसके मुफाद में भी ये है कि अगर जो ट्रेड है, यानी कोई कहा जाता है कि कोई मुल्क जो है वो अकेला तरक्की नहीं करता बल्कि रीजन तरक्की करता है, और ट्रेड तो आपको रीजनल ममालिक के साथ करते हैं तो ज्यादा फायदा देती है। जाहिर है उसमें फ्रेट का मार्जिन आपके पास होता है और फिर और चीजें भी हैं। तो आप कैसे देखती हैं कि इंडिया अपनी इस पोजीशन के साथ कि वो प्रो वेस्ट है और बाकी सारे ममालिक जो एससीओ में है तकरीबन वो सारे साउथ के साथ खड़े हुए हैं, इंडिया की डिफरेंट पोजीशन है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगी? आई थिंक ये अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँगी कि ये एक बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू आप दे रहे हैं, क्योंकि इसको जो एविडेंस है वो सपोर्ट नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन आपने देखा है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उसका रिएक्शन यूक्रेन पे क्या था। आपको मालूम है कि आपने सैंक्शंस की बात की कि ईरान भी सैंक्शनड है और रशिया भी सैंक्शनड है, लेकिन इंडिया ने तो उन सैंक्शंस की परवाह नहीं की। उसने तो यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन किया यूक्रेन के मामले। अभी भी सारा यूक्रेन का तेल जो है वो खरीद के और उसे क्लीन करके वो वेस्टर्न यूरोप को बेच रहे हैं। इसी तरह उनका जो वीट है वो खरीद के यूक्रेन का वो वेस्टर्न यूरोप को बेच रहे हैं, और ये सारा कुछ जो है और बाकी सारी ट्रेड अब वो या रूबल्स में हो रही है या इंडियन रुपीस में हो रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि चाइना ने ऑलरेडी अपना एक क्लियरिंग हाउस खोला हुआ है, और वो अब बहुत पिछले 2.5 साल से बहुत तेजी से वो डेवलप हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टेंटली ये बात हो रही है कि चाइना का क्लियरिंग हाउस यूज़ किया जाए और एससीओ के अपने ममालिक जो है अपनी करेंसीज में या वो फिर युआन में जो है वो ट्रेड करें। इसी तरह एससीओ का बैंक बनने की एक बहुत ही अच्छी तजवीज़ है, जिसमें ऑफ कोर्स चीन और रूस शामिल होंगे। तो ये कहना कि जी वो इंडिया वेस्टर्न कैंप में है, ठीक है, वेस्टर्न कैंप में है, लेकिन देखें कभी भी ये चीज़ें ब्लैक और वाइट में नहीं होती। रियलिटी जो है इट्स फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो 1954 वाले नहीं हैं, जब दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे से ख़राब थे, क्योंकि उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ऑन हाउ टू टेक कम्युनिज्म फॉरवर्ड। पिछले 2.5 साल में जो उन्होंने 2.5 साल पहले एग्रीमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप फॉर ऑल टाइम्स एंड नो लिमिट्स, तो अब चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल आप समझे एक साथ हैं, और उसमें ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप है इंडिया की वो रशिया के साथ है। तो कल को जब हालात अगर ज़्यादा ख़राब होते हैं और पुश कम्स टू शव, तो आप ये सोचिए कि क्या रशियन ट्रूप्स के साथ या उनके सामने इंडिया उनसे लड़ेगा, क्वाड का मेंबर हो या ना हो। और दूसरा ये भी बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि वेस्ट से अब बड़े सटल सिग्नल्स आने शुरू हो गए हैं कि वो इंडिया को इस तरह ट्रस्ट नहीं करते। अब देखिए आज ही की खबर है, कल रात की बल्कि लेट नाइट की खबर है कि 6 उनके डिप्लोमेट्स जो हैं कैनेडियंस ने निकाल दिए हैं बिकॉज ऑफ
extra territorial killings by India or terrorism by India in the West. तो वहाँ भी थोड़ी चेंज आ रही है. हम बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे थे कि हम इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अब शायद वेस्ट को भी समझ आ गया है. तो इस रिलेशनशिप की भी एक लिमिट है जो बहुत अच्छी तरह एक्सपोज हो गई है यूक्रेन वॉर के. दूसरा, आपको ये बिल्कुल कभी भूलना नहीं चाहिए कि सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का बहुत इमोशनल अटैचमेंट है टू सेंट्रल एशिया और उसका ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो सेंट्रल एशिया के साथ मिल सके और उनके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों और ट्रेड बेहतर हो. तो इंडिया को आना चाहिए था, मोदी साहब को खुद तशरीफ लाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जयशंकर साहब आए हैं, हमने उनका बहुत इस्तकबाल किया है, लेकिन वो अपनी वजह से आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सार्क नहीं है जहां वो कोर स्टेट हैं और वो उसको ब्लॉक कर देंगे. जहां कोर स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस खित्ते को जो 60% ऑफ द लैंड मैस ऑफ द वर्ल्ड है और 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, कैसे इग्नोर किया जा सकता है. और इंडिया और चाइना की ट्रेड भी अब इट्स हिटिंग क्लोज टू 300 बिलियन. तो चीजें बहुत गौर से देखने की जरूरत है. राइट सर, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा नगमाना साहबा कि बहुत गौर से देखने की जरूरत है. इसके मुआशी पहलू भी हैं और खासतौर पर यह सवाल जो अब उठ रहा है कि क्या डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी पर इन्हिसार किया जा सकता है और क्या उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है, इसके इम्कान कितने हैं. और हम हर जहां से भी गुफ्तगू को लेकर आए, आखिर में ये सिरा आकर ट्रेड के साथ मिलता है. तो जुबैर मोतीवाला साहब मेरे साथ मौजूद होंगे. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पहलू पर और साथ में जो हम बात कर रहे हैं कि नेटो की तर्ज का मुस्तकबिल में जाकर ये तंजीम जो है कोई रूप धार सकती है, इसके इम्कान कितने हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं. प्रोग्राम में एससीओ पाकिस्तान में हो रही है और अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारे जो उसके पहलू हैं वो इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं. इकोनॉमी एंड ट्रेड इसकी एक खास इसका नुक्ता दिखाई देता है. हमेशा जुबैर मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं और इससे पहले डॉक्टर जमील अहमद साहब और नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. और मैं अब गुफ्तगू का आगाज जुबैर मोतीवाला साहब से करना चाहूंगा. जुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि ट्रेड इसका एसयू जो है और ट्रेड और यानी बड़े बड़े वफूद चूंकि पाकिस्तान आए हैं, रशिया के साथ भी, चाइना से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं. तो एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान बहुत सी मुख्तलिफ तरह की मुआशी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे हालात में आप एसयू के इस पहलू को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ एससीओ का पाकिस्तान में होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए एक एडवांटेज है. पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके स्ट्रेटेजिक जो फ़ायदे हैं उसको ज़रूर हासिल करने चाहिए. अहदाफ सेट किए हुए हैं हमने जो है ट्रेड के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के इशू हैं, आपके जो दूसरे फ्लड्स के और इसके सारे इश्यूज़ हैं, इन तमाम इश्यूज़ को ट्रेड, डेवलपमेंट, आपकी जो है ना एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, ट्रेड, इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड, इन तमाम पहलुओं को जो है ना एससीओ के साथ हम एड्रेस कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात जो इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की मुझे नज़र आती है वो ये कि पाकिस्तान एक जो है ना एससीओ की पाकिस्तान में मुनक्किद होने की वजह से एक सेंटर स्टेज बना है और पाकिस्तान को जो है ना जो इज्जत चाहिए वो मैं समझता हूँ कि एससीओ से काफ़ी हद तक मिलेगी. और जहाँ जहाँ हमारी जहाँ जहाँ पहुँच है, जहाँ जहाँ हम जाना चाहते हैं, इस एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उसके अंदर एडवांटेज होगा. मैं समझता हूँ कि जो इंटरनल ट्रेड है बिटवीन दिस 10 कंट्रीज़ जो इसके मेंबर्स हैं, सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं. एक बात ये हमको नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो कंट्रीज़ हैं 10, ये 32% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड है और 40% ऑफ द पॉपुलेशन है. तो एक बहुत बड़ा चंक है दुनिया का जो आज यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ है. तो ये 40% पॉपुलेशन जब एक बात करती है तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया सुनेगी. और इसको सुनने के लिए और 32% जीडीपी, बोथ आर वेरी वेरी वाइटल फिगर्स जो हम उसके अंदर देखते हैं कि एससीओ के अंदर आप देखते हैं,
वो उन चीज़ों को देखते हुए और कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं, हम खुल के बात इस SCO कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर करेंगे और हमारे जो मसाइल हैं, जिस तरह से मसले हैं जिनका जो हल हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं वो मिलेगा। दूसरी जो पजीराई पाकिस्तान को होगी इस SCO कॉन्फ्रेंस के कि इसके नतीजे में जो रेजोल्यूशन पास होंगे उनके अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इनपुट होगी, पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है, जो एक इकनॉमिक जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी मुस्बत तब्दीली मैं समझता हूँ कि आएगी। ओवरऑल SCO वुड आई थिंक कैन प्ले अ वेरी गुड रोल इफ़ वी प्ले सेफली एंड वाइजली एंड इंटेलिजेंटली इसको हम टैकल करें और इसको हम प्रेगमेटिक तरीके से इसको लेकर अगर चलें तो दिस SCO कॉन्फ्रेंस कैन बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द टाइम्स टू कम। तो जुबैर साहब, यहाँ हम जो अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि डॉलर के मुकाबले में मकामी करेंसी पर इन्हिसार किया जाए और उस हिस्से में जो तजावीज़ आती रहती हैं, आपको ये प्रैक्टिकल लगता है और लगता है तो कितने अरसे में आपको ये मुमकिन दिखाई देता है कि डॉलर पर इन्हिसार कम हो जाए, युआन पर या दीगर करेंसीज में ट्रेड किया जाए या मकामी करेंसीज में ट्रेड किया जाए? देखिए, डॉलर से मुकामी करेंसी या अब देखिए युआन तो अब इंटरनेशनल करेंसी हो गया है और वो तो अब बास्केट ऑफ करेंसी से निकलकर इसके ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान से भी वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो हो रहे हैं। ऐसी हम जो है ना युआन के अंदर अब LC खोल सकते हैं, तो ये निसार जो है ना तो कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमको मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच ये है कि जो डॉलर है वो दुनिया के हर घर में, हर सेविंग के अंदर, हर जगह पर जो है ना वो उनकी हमारी अलमारियों में भी रखा है, हमारे घर में भी रखा है, हमारे कारोबार का कुछ हिस्सा भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इतनी जल्दी डॉलर से जान छुड़ाना मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर है कि हमको जो है ना ये डॉलर के निसार को कम करना चाहिए। दूसरी जो मजबूत करेंसियाँ हैं, देखिए यूरो भी आया लेकिन आज आपने देखा यूरो को क्या हाल हो गया डॉलर के सामने। इट इज बीन बीटन लाइक एनीथिंग। 4 दिन के अंदर कितना जो यूरो जो नीचे गया है डॉलर के सामने। डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, लेट्स एक्सेप्ट दिस। सिर्फ हम ये बात करें कि अमेरिका की करेंसी है तो उसको यूं कर लेना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि इसको बतदरीज होना चाहिए, समझ के साथ होना चाहिए, अकल के साथ इसके अंदर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स, और ये SCO समिट जो है ये भी एक इसके अंदर बड़ा वाइटल पार्ट प्ले कर सकती है। और उसके अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है। तो आई थिंक ये जो है, इंडिया ने तो अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दिए और हमको भी आगे जाके ये करना ही है। हमारी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ हमको अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड के लिए प्रपोजल SCO में भी रखना चाहिए। इट्स अ गुड फोरम जहाँ 10 जो ममालिक रीजन के हैं वो 10 के 10 में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द वे आउट। खाली ये कि हम के डॉलर से हम डायरेक्ट रुपए में आ जाएं तो जरा बड़ा मुश्किल होगा। हमारी इंटरनेशनल करेंसी को हम इंटरनेशनल करेंसी जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसमें जो है ना हमारी जगह अभी बहुत थोड़ी सी है। तो जो बड़ी बड़ी जगह लेके बैठे हैं, यूरो है, युआन है, रशियन रूबल है और डॉलर तो इटसेल्फ है ही, और जो है ना और बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी हैं हमको उनके अंदर हमको जगह बनानी पड़ेगी। आई थिंक इट विल टेक टाइम। वी शुड एक्ट वाइजली एंड शुड नॉट टेक कन्फ्रंटेशन फॉर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त किसी भी चैलेंज का, हमारे सारे पैरामीटर्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। पैरामीटर्स आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, आपकी जो है ना आपके डिस्काउंट रेट के अंदर खासी कमी हुई है और कमी की गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं और भी कम होना चाहिए और है भी गुंजाइश। इन्फ्लेशन जो है ना सिंगल डिजिट में आ गया है। आप इसको अगर टोटल को देखें, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है बजाय डेफिसिट के, तो इंपोर्ट्स जो है ना वो कम हो रही हैं। एक्सपोर्ट में खातिर का इजाफा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इजाफा उसमें भी हो रहा है। तो स्लोली एंड स्टेडली हम जो है ना वापस अपनी मईशत को जो है ना ठीक करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको अगर देखते हैं, फिर हम इसके सामने अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी देखते हैं, वो भी स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए। इन सारी चीजों को देख के हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब डॉक्टर जमील अहमद साहब, जो SCO है ये बायलैटरल फोरम है, लेकिन कुछ लोगों का खदशा था और है भी कि शायद इंडिया की तरफ से बायलैटरल इश्यूज पर बात की जाएगी। आप क्या तवक्को कर रहे हैं? भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से जयशंकर आए हैं, उनका एक वफ़द साथ में आया है। आपके ख्याल में क्या आपको रेपुटेशन दिखाई देगी उनके मौक़िफ़ में, या वो बायलैटरल इश्यूज और जो इस वक्त के जो करंट इश्यूज हैं जिस पर तमाम SCO मेंबर्स बात करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसी पर इंडिया की भी तवज्जो ज्यादा रहेगी? इंडिया को मफाद के तौर पर जिन जिन शिकों से उनका मफाद है उस पर उनको ज़ाहिर सपोर्ट करेंगे। और असल में जो इंडिया की प्रॉब्लम सिर्फ रही है, जो 2019 में भी उन्होंने किया और उसके बाद भी करते आए हैं, कि वो क्रॉस बॉर्डर
टेररिज्म और पॉइंटिंग फिंगर वाली बात होती है पाकिस्तान की तरफ। आई होप कि इस दफा वो ना हो, क्योंकि अगर इस दफा वो हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि डिप्लोमेटिकली हम उस चीज का रिस्पांस, अपना हक रखेंगे कि उसका रिस्पांस दे सकें। तो ये एक बदमज़गी मेरी तमन्ना है कि ना हो, जो कि अक्सर हुआ करती है। बहुत दफा ये होता है कि बगैर नाम दिए हुए कंट्री का वो इस किस्म का जिक्र कर देते हैं और उनके पास ये अम्ब्रेला है। लेकिन आप इससे पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे करेंसी स्वैप में, उसका इस पूरे मामले में बहुत अमर दखल है एससीओ के हवाले से और इस ब्लॉक के हवाले से। पाकिस्तान के लोग अभी खुश मुझे नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इस चीज का इल्म है कि अगर आपके पास मसनूआत होंगी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। बॉर्डर अभी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि चाइना के साथ हम उनसे जो एक्सपोर्ट करते हैं 2.42, ये मेरे पास 1.5 साल पुरानी फिगर है, और उसके बाद जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं 12.66, मतलब 10 बिलियन डॉलर अगर हम ट्रेड करते हैं, करेंसी स्वैप करते हैं, तो हम सिर्फ 2.42 की ही हम स्वैप कर सकते हैं। बाकी तो हमें किसी ना किसी शक्ल में चाइना को देनी पड़ेगी। इसी तरह रशिया के साथ जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या एससीओ कंट्री हैं, इससे हमारा जो भी ट्रेड है माइनस में जाते हैं, वो प्लस में जाते हैं। ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में है। अब आ जाते हैं कि यूरोपियन यूनियन में हमारा जाहिर है ट्रेड बैलेंस प्लस में है, नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड बैलेंस प्लस में है। इसलिए डॉलर से को स्वैप करना इन कंट्री से नंबर 1 के वॉल्यूम हमारा और मसनूआत हमारे पास नहीं है बेचने के लिए। नंबर 2 ये है कि हमारा इनके साथ ट्रेड बैलेंस में उनकी तरफ सबकत ज्यादा है, हमारी तरफ कम है। आ जाते हैं दोबारा इस बात पर कि अब इंडिया के हवाले से कि इंडिया अगर हमारे ताल्लुकात नहीं तो कल इस खित्ते में ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। जाहिर है सारी जिंदगी तो उस तरह नहीं रह सकते, और कुछ एक उम्मीद की किरण नजर आई है मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन में। कांग्रेस जो जीती है उसके मंशूर में यह है कि 370 आर्टिकल जो एब्रोगेट हुआ था इसको रिस्टोर करेंगे और करवाएंगे। इसी तरह 35 अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो खत्म हो जाएगा इंडिया के साथ, बल्कि इससे ज्यादा। और फिर कुछ मैं समझता हूं कि बेहतरी आएगी, लेकिन जब तक मोदी गवर्नमेंट है थोड़ी सी ये तलखियां चलती रहेंगी, उसके बाद शायद वो थोड़ी बेहतरी आ जाए। लेकिन इस खित्ते में इंडिया के अपने इंटरेस्ट में है डबल डिजिट के हवाले से, अगर वो प्रोग्रेस जिस तरह की उसकी ड्रीम है वो करना चाहता है तो उसे फिर ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड 65%, जब मैं वहां सफीर था उस वक्त की फिगर मैं बता रहा हूं कि 65% ट्रेड जो है वो पहले दुबई जाता है, रीपैकिंग होता है, फिर पाकिस्तान से दुबई जाता है, रीपैकिंग होता है, फिर इंडिया। तो कम से कम इस किस्म के मामलात से जान छूट जाएगी। और फिर दूसरी बात जो हमारी इस वक्त एससीओ के हवाले से, सीपैक के हवाले से जो कनेक्टिविटी है, जितनी भी कनेक्टिविटी होती है, मैं आपको याद दहानी कराता चलूं, स्वेज कैनाल जब बनी 1869 में, तो उस वक्त से लेके अब तक इजिप्ट उस पे रॉयल्टी जो ले रहा है, जो उसके टोल टैक्स ले रहा है, उसकी राहदारी के जो पैसे ले रहा है, वो $5.17 बिलियन हर साल ले रहा है। तो हमारी बाकी चीजों के अलावा जो हमारे पास इंडस्ट्रीज की इस वक्त फेज 2 में सीपैक की ट्रांसफर होनी है, जो कि कल बात तय पाई है कि सीपैक फेज 2 का आगाज तेजी से शुरू हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जाहिर है हमारे पास मसनूआत भी होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज भी होंगे कि हम ज्यादा तादाद में एक्सपोर्ट कर सकें और हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो। और जब हमारा जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि कहा इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड जाहिर है दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स का भी आपने जिक्र किया। इस पर मैं चाहूंगा आगे चल के जुबैर मोतीवाला साहब से मजीद बात करूं, लेकिन पहले नगमाना साहिबा, अभी आपने खुद भी जिक्र किया था, आपने कहा कि इसमें मोदी साहब को आना चाहिए था लेकिन वो खुद नहीं आए, चलिए उन्होंने जयशंकर को भेज दिया। लेकिन हमने देखा कि आसियान में तो मोदी साहब खुद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एससीओ होती है तो उसमें उस समिट में वो अपने वजीर खारजा को भेजते हैं। तो क्या वो इससे पोस्टरिंग करना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं कि मेरे नजदीक वो वाला फोरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसका कोई खास मानी लिया जा सकता है? नहीं, देखिए आपको इस बात का मतलब अच्छी तरह इदराक होना चाहिए कि हम एससीओ के सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर हैं, हम एससीओ के मेंबर फुल नहीं हैं। तो वहाँ हमारी जो पोजीशन है वो फ़र्क है। इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं तो उनका एससीओ में जाना और यहाँ आने में आई थिंक बहुत ज़्यादा उसको कंपेयर ना करें,
क्योंकि वो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक जो है अब वो आसियान है, और उनकी जो ट्रेड वो सबके साथ है। इंडिया की भी आसियान के साथ ट्रेड बहुत गहरी है और उनके ट्रेडिशनली भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। तो वो साउथ ईस्ट एशिया का आसियान को पाकिस्तान से इस तरह बायलैटरली ना कंपेयर करें। हमारे जो एक हिस्टोरिकल बैगेज है, हमारे जो एक डिफरेंसेस हैं, और जिस तरह ये अब 2019 के बाद से हालात हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये इंडिया में होती तो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ना जाते, फॉरेन मिनिस्टर को भेजते। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करें। आई डोंट थिंक कि द टाइम इज़ राइट कि वो प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो सकता। बट ये अच्छी बात है कि जयशंकर साहब आए हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि ये इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है, और वो इंडिया इस फोरम की इतनी इम्पोर्टेंट समिट को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकता था। तो आई होप कि अब मोदी साहब जो हैं, अभी तो उनको इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा धचका पड़ा है, और अब आपने खुद जिक्र किया कि जो कश्मीर के इलेक्शंस में भी उनको काफ़ी धचका लगा है। सो होपफुली अगर उनका थोड़ा सा ईगो कम होगा और वो कुछ रियलाइज़ करेंगे कि जी ये शायद मामलात इस तरह आगे ना चले, या फिर जब उनकी गवर्नमेंट नहीं होगी तो मामलात आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है इसको उसी नज़र से देखना चाहिए। इससे ज्यादा तनाजुर मुख्तलिफ है, ये तनाजुर मुख्तलिफ है, वो तनाजुर मुख्तलिफ है, बिल्कुल सही है। मगर एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं वापस आकर जुबैर मोतीवाला साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि हम चूंकि ट्रेड की बात करते हैं और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी जो हमारे सनतकार हैं या हमारा जो कारोबारी तबका है, वो इसको इन इम्कानात के हमेशा बड़ी तवक्कुआत और ख्वाहिशात रखता है। लेकिन क्या हमारे जो बायलैटरल बड़े बड़े इशूज हैं, इंक्लूडिंग द कश्मीर इशू, क्या उसके साथ साथ ट्रेड को चलाया जा सकता है? और जैसे कि हमने अभी जिक्र भी किया कि चाइना और अमेरिका के दरमियान और चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में सदमैरी होने की बावजूद एक बड़ा ट्रेड वॉल्यूम उन दोनों के दरमियान में है। तो इस पर राय लेते हैं जुबैर साहब की छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एससीओ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अहम समिट पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं, इस 40% पॉपुलेशन पर, जो जिनकी नुमाइंदा तंजीम यहाँ पर बैठ के इस खत्ते के बारे में फैसले कर रही है। जुबैर मोतीवाला साहब, हम ट्रेड की बात करते हैं और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल इशूज जो है वो भी बड़े देरीना है। कश्मीर का मसला हो या दीगर इशूज हो, इंडिया पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। खुद पाकिस्तान भी यही कहता है कि बलोचिस्तान में जो टेररिज्म है इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है। ये जो इश्यूज हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन इश्यूज को साथ साथ चलाया जाए और साथ साथ ट्रेड भी होती रहे? क्योंकि बहरहाल बातचीत तो आखिर में होनी तो बातचीत ही है, टॉक्स को रोका जाना क्या आपके ख्याल में ये मसले का हल है? क्योंकि एक जमाने से टॉक्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में रुकी हुई हैं और हमने भी कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला या 360 वाला जो 370 वाला जो मामला है वो ये हल नहीं होता, हम बातचीत नहीं करेंगे। आप इसके इम्कानात क्या देखते हैं? देखिए, इसको मैं एससीओ के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एससीओ में जो मेन जो टॉपिक्स हैं उसमें क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं इन काफ़ी ममालिक में 10 में से 6-7 को बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हैं, वो इशू हैं, वो भी डिस्कस होंगे। इसके बाद जियो पॉलिटिकल हालात की भी डिस्कशंस है, फिर जियो सिक्योरिटी की भी बात है। तो ये तीन अगर देखेंगे, ये तीन इशू को देखें तो आपके सवाल का जवाब उसमें ये है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा वाइटल रोल ले सकता है। मैं समझता हूँ कि रीजनल ट्रेड जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो खित्ते में जो ममालिक हैं उसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना ज़ाहिर है हमारा पड़ोसी है, बड़ा देरीना दोस्त है। इन तमाम ममालिक के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बिज़नेस की जो मसाइल हैं उसको बिज़नेस की तरह से हल करना चाहिए। मैंने कई जगह पे कहा है कि प्लीज़ सेग्रीगेट बिज़नेस एंड पॉलिटिक्स और बिज़नेस को अलग अलग करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये बिल्कुल बात बरमला कहता हूँ कि हमें कोई ऐसा बिज़नेस नहीं चाहिए जिसके अंदर कोई हमारी जानों को ख़तरा हो, हमारी टेरिटरी की सिक्योरिटी
क्वेश्चन में आती हो या हम उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बराबरी की बुनियाद के ऊपर हमें ट्रेड के ऊपर जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, मेरा ज़ाती तजर्बा है शहबाज शरीफ के साथ, कि वो उनका जो है ना एक एटीट्यूड ये है कि फॉलो अप में बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं ज़ाती तौर पर जब उनकी पिछली इंटीरियम गवर्नमेंट में थे और जब इस गवर्नमेंट में आए तो जो काम छोड़े थे उन्होंने इस दफ़ा आके पहला काम ये कि आप टेक ओवर करने के 8 दिन के बाद कि हमसे पूछा कि वो कामों का क्या हुआ। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दी पर्सनैलिटी ऑफ फॉलो अप। जहाँ तक है अब SCO होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आसियान की होती है, सार्क की होती है। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बैठ के लीडर्स फैसले भी करते हैं और उसके ऊपर कुछ जो है ना कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसके ऊपर गौर व खौस करने के लिए दे दिया जाता है कि आप जवाब लेके आएंगे, आप इसके बाद ये करेंगे, इसके स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 है, फाइनलिटी में हम इसको यहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं, हम सुपर पावर्स के साथ हम क्या करना चाहते हैं। सारी बातें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो चीज़ें होंगी उसका फॉलो अप पाकिस्तान की तरफ से कम अज़ कम आई एम श्योर कि बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर मैं आपसे बात की, बिल्कुल ज़ाती बात, तो मैंने इनको देखा है पर्सनली कि जो है इतना फॉलो अप करते हैं। मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। और दूसरा आपके सवाल का जवाब ये है कि चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, देखिए बिजनेस जो है ना वो किसी का नाम नहीं पूछता, किसी का कोई एड्रेस नहीं बताता, ना कोई इसमें इज्जत और वकार का मसला होता है। हम तो अगर हमने अपना माल अगर हम बिकता है, देखिए इंडिया जो है ना हमारी देश से 8-10 गुना बड़ी इकॉनमी है। अगर अब वहाँ अपना माल बेचेंगे तो वहाँ के बाइंग पावर के हिसाब से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इंडिया भी यहाँ माल भेजेगा। अब जो वाया दुबई जैसे आप में से किसी साहब ने कहा, वो भी जो है ना वो भी एक बड़ा देरीना मसला है। इन SCO के फोरम के ऊपर इन तमाम बातों को हल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बायलैटरल ट्राईलैटरल ट्रेड जो है उसको भी जो है ना इसके अंदर डिस्कशंस में आएगी इंशाल्लाह। और इसके लिए पाकिस्तान के जो हक में बेहतर हो, जो अरबाब इख्तियार समझते हैं, लेकिन हम एज ए ट्रेडर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेस कम्युनिटी हमें समझते हैं कि रीजनल ट्रेड इज़ वेरी इसेंशियल। आप देखें यूरोपियन यूनियन के अंदर 52% ट्रेड जो है वो इंटरनल है, विद इन यूरोपियन यूनियन है। हमको भी इसके अंदर हमारा जो है ना वो 4% है, तो हम बहुत दूर हैं, इसको हमको करीब जाना पड़ेगा। एंड द SCO समिट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इनटू दिस। बिल्कुल सही है सर। जाहिर है सिक्योरिटी और यानी आपके जो दोनों आपस में ताल्लुकात अगर खराब होते हैं, पॉलिटिक्स को और ट्रेड को अलग अलग रख के देखना चाहिए। हाँ, यहाँ तो हमने देखा है कि स्पोर्ट्स जो है वो भी मुतासिर हो जाती है। क्रिकेट टीम को भेजना या बुलाना एक बड़ा मसला हो जाता है। हम इनकार कर देते हैं कि न्यूट्रल वैल्यू पे खेलेंगे। नगमाना साहिबा, आपकी क्या राय है इस पे? देखें, हम दोनों जो कौमें हैं हम बड़े इमोशनल भी हैं, तो हम हर चीज़ को बहुत सब्र और तहम्मुल की निगाह से भी नहीं देखते। जिस तरह आपने बहुत सही कहा कि या मोतीवाला साहब ने अभी जिक्र किया कि स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, ट्रेड का पॉलिटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। आजकल तो ट्रेड जो है और वो एज अ वेपन यूज़ हो रही है, जैसे हम देख रहे हैं चीन और उसके दरमियान। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपके खित्ते में आप खुद अपने ट्रेड के मामलात को बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और जब तक वो नहीं आएगी तो आपके जो इस तरह के बहुत सेंसिटिव पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी आप हल करने की या उन पे बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की भी पोजीशन में नहीं होते। तो मेरे लिहाज से तो सबसे पहले हमें सब कुछ छोड़ के अपने घर को की तरफ देखना चाहिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी चाहिए और हर उस फोरम को यूटिलाइज करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे यहाँ बढ़े और हम एक मजबूत इकोनॉमिक नेशन के तौर पे सामने आए। और बिल्कुल सही है। मैं आखिर में चाहूंगा कि इस पर नगमाना साहिबा, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जमील साहब इस पर अपनी आखिर में राय दे दें। डॉक्टर साहब, क्या यानी क्यों मुमकिन नहीं रहा पिछली 1.5-2 दहाइयों में कि पाकिस्तान अपनी पॉलिटिक्स को और दीगर इश्यूज को और ट्रेड को अलग अलग रख के देख सके? जी हाँ, लेकिन यह है कि कितना भी इसको अलग अलग रख के देखा जाए फिर भी कहीं ना कहीं आके लिंक हो जाता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह चाइना कर रहा है, जिस तरह इंडिया कर रहा है, ट्रेड को अलग रख के और तमाम मामलात को आगे कोशिश कर रहे हैं ट्रेड
सियासत के मामलात को अलहदा रख के चला रहे हैं, बिल्कुल किया जा सकता है अगर हम इसको जज्बात से हटकर अगर सिर्फ हम उसकी जो रियलिटी है उसके हिसाब से आगे चलें तो ऐसा है। लेकिन जिस तरह मुमकिन है और ये होना चाहिए, इससे दोनों ममालिक और खित्ते का फायदा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, नगमाना हाशमी साहबा, जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए।